गुड आफ्टरनून बच्चों। जैसे कि आपको याद होगा कि हमने स्ट्रेट बोर्ड में लाइन वेक्टर 3D और लाइन यहाँ तक स्टडी किया था, बट प्लेन हमने स्टडी नहीं किया था। तो इसीलिए अब जब JEE में हम प्लेन स्टडी कर रहे तो तुमको उसकी थोड़ी जनरल इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है। सबसे पहले प्लेन क्या होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो अब प्लेन इज़ अ सरफेस। प्लेन ये ऐसा सरफेस होता है कि जिसके ऊपर अगर मैंने 2 पॉइंट लिए, वो सरफेस पर अगर 2 पॉइंट लिए और वो 2 पॉइंट से पास होने वाली अगर मैंने लाइन ड्रॉ की, तो वो लाइन अगर पूरी तरह से इसी सरफेस पे होगी तो ये सरफेस कहलाएगा प्लेन। ठीक, एग्जाम्पल के तौर पे तुमको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो मैंने अगर कोई बॉटल ली, जैसे कि मान लो मैंने ये बॉटल ली है। बॉटल पे मैंने मान लो यहाँ पर एक पॉइंट लिया और इधर में दूसरा पॉइंट लिया और ये दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर ड्रॉ किया यहाँ से, तो पेनिट्रेट होकर जाएगी, यहाँ से बाहर निकलेगी। लेकिन वो लाइन पूरी तरह से ये सरफेस पे नहीं है, इसलिए जो कर्व सरफेस है ये कर्व सरफेस कहलाएगा, बट कर्व सरफेस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज प्लेन। इसका मतलब ऐसा सरफेस जिसके ऊपर में 2 पॉइंट लेने पर उससे वो दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर पूरी तरह से उसी सरफेस पे होगी तो वही सरफेस कहलाएगा प्लेन। सो दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ प्लेन। उसके बाद अब जैसे हमने लाइन के इक्वेशंस के अलग अलग फॉर्म स्टडी किए थे, वैसे ही इक्वेशन ऑफ प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म हमको स्टडी करना है। तो पहला है जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन। तो हेडिंग हम यहाँ लिख सकते हैं फॉर्म्स ऑफ प्लेन, जिसमें पहला है जनरल इक्वेशन ऑफ प्लेन। जनरल इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। ठीक, अब ये जनरल इक्वेशन क्या होता है? जैसे मान लो इक्वेशन अगर मैंने लिखा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0, तो ये जो इक्वेशन मैंने लिखा है दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म। तो जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन जब भी बोला जाएगा तो उसका इक्वेशन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। इसमें ABC जो है वो हो गए डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन, यानी किसी प्लेन के ऊपर में अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये परपेंडिकुलर ही कहलाती है नॉर्मल, और ये नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज अगर ABC हो गए तो उस प्लेन का इक्वेशन होगा x प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। यहाँ पर d कोई भी नंबर हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट कह सकते हैं उसको, या सिंपली कांस्टेंट भी कह सकते हैं। आगे सेकंड पार्ट है इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स, अगर मान लो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z है, ठीक, और अगर मैं यहाँ पर XOY प्लेन कंसीडर करता हूँ, इसका मतलब ऐसा प्लेन जो x एक्सिस और y एक्सिस से बना है, तो ऐसे प्लेन का इक्वेशन में क्योंकि कोई भी पॉइंट अगर XY प्लेन में होगा तो उसका z कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसीलिए इक्वेशन ऑफ सच प्लेन हो जाएगा z इक्वल टू 0। अगर मैं YOZ प्लेन कंसीडर करता हूँ, YOZ प्लेन मतलब प्लेन कंसिस्ट ऑफ y एक्सिस एंड z एक्सिस, या प्लेन विच इंक्लूड्स y एक्सिस एंड z एक्सिस, या सरफेस विच इंक्लूड्स y एक्सिस एंड z एक्सिस इज कॉल्ड YOZ प्लेन। और कोई भी पॉइंट अगर YZ प्लेन में रहेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, इसीलिए इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 0। एंड उसी तरह से अगर मैंने यहाँ पर तीसरा वाला प्लेन कंसीडर कर लिया जो कि XOZ प्लेन होगा, तो XOZ प्लेन मतलब द सरफेस विच इंक्लूड्स x एक्सिस एंड z एक्सिस इज कॉल्ड XZ प्लेन, और यहाँ पर इसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू 0। सो दोज आर द इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक, ये सारा थ्योरेटिकल पोर्शन शॉर्ट में तुमको कॉपी में लिख के रख लेने का है। प्लेन की डेफिनेशन,
मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को बताई है, वही लिखना है। अगर किसी भी सरफेस पर हम 2 पॉइंट लेते हैं और उसको 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन अगर पूरी तरह से उसी सरफेस पे होगी तो वो सरफेस कहलाएगा प्लेन। उसके बाद इक्वेशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ प्लेन में पहले मैंने जनरल फॉर्म बताया, उसके बाद कोऑर्डिनेट प्लेन्स बताया। अब नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। तीसरा फॉर्म है इक्वेशन ऑफ प्लेन्स या प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक, तो इसमें अगर मान लो कोई प्लेन, लेट अस से प्लेन पैरेलल टू अगर YOZ प्लेन है, मतलब अगर YOZ प्लेन है मतलब ऐसा सरफेस जो Y और Z एक्सिस को इंक्लूड कर रहा है, उससे बनने वाला प्लेन होगा YZ प्लेन। ठीक, और ये YOZ प्लेन को अगर कोई प्लेन पैरेलल है, ठीक, इसका मतलब वो प्लेन X एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा। और अगर वो प्लेन X एक्सिस को परपेंडिकुलर रहा तो उसका ओरिजिन से डिस्टेंस अगर a होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन अगर a होगा तो इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन हो जाएगा x इक्वल टू a। मतलब YOZ प्लेन अगर होगा, उसको कोई प्लेन अगर पैरेलल होगा लेकिन वो प्लेन अगर ओरिजिन से a डिस्टेंस पर होगा तो उसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू a। अगर कोई प्लेन पैरेलल टू XOZ प्लेन है, इसका मतलब वो y एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा और वो y एक्सिस से अगर b डिस्टेंस पे होगा तो उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू d, y इक्वल टू b। और अगर प्लेन पैरेलल टू XOY होगा, XOY प्लेन, इसका मतलब वो z एक्सिस को परपेंडिकुलर होगा और अगर वो ओरिजिन से c डिस्टेंस पर होगा तो उस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा z इक्वल टू c। ये था हमारा तीसरा पार्ट, इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। देन जो फोर्थ पार्ट है वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। चौथा पार्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन परपेंडिकुलर टू कोऑर्डिनेट प्लेन्स और पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। अभी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन को पैरेलल वाले प्लेन का इक्वेशन देखा था। अब कोऑर्डिनेट प्लेन को अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर रहेगा, इसका मतलब वो बची हुई थर्ड एक्सिस को पैरेलल हो जाएगा। तो ऐसे प्लेन की इक्वेशन, जैसे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। अब अगर कोई प्लेन YOZ को परपेंडिकुलर है, मतलब प्लेन परपेंडिकुलर टू YOZ प्लेन अगर होगा, ठीक, तो अगर वो YOZ प्लेन को परपेंडिकुलर होगा, इसका मतलब दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस हो गया। और अगर वो x एक्सिस को पैरेलल है तो इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन में x नहीं आएगा, तो फिर प्लेन का इक्वेशन होगा by प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर टू ZOX प्लेन होगा, इसका मतलब वो पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। और अगर वो y एक्सिस को पैरेलल है तो इसमें y नहीं आएगा, फिर वो प्लेन का इक्वेशन होगा ax प्लस CZ प्लस D इक्वल टू 0। और तीसरा, अगर कोई प्लेन परपेंडिकुलर टू XOY प्लेन होगा, दैट इज पैरेलल टू z एक्सिस होगा, तो उसमें प्लेन का इक्वेशन होगा ax प्लस by प्लस d इक्वल टू 0। उसमें z की टर्म नहीं आएगी। तो
तो ये छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट है जो हमको ध्यान में रखने हैं। तो ये था फोर्थ फॉर्म ऑफ प्लेन। उसके बाद नेक्स्ट अब आ रहे हैं हमारे असली वेक्टर वाले इक्वेशंस। ये तो जनरल इक्वेशंस हमने देखे थे। अब इसके बाद में जनरल इक्वेशन के साथ जनरल इक्वेशन का यूज़ करके ही एक और इक्वेशन बनता है। जैसे हमने देखा था कि लाइन का इक्वेशन उसी के बेसिस पर है। किसी भी लाइन का इक्वेशन जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और अगर यही लाइन अगर ओरिजिन से जाती है तो फिर इसका इक्वेशन होता है ax प्लस बी वाई इक्वल टू 0। उसी तरह से इक्वेशन ऑफ प्लेन इन जनरल फॉर्म है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0। लेकिन अगर यही प्लेन ओरिजिन से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन होगा ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। तो जैसे कोई लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो उसमें कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, उसी तरह से कोई प्लेन अगर ओरिजिन को कंटेन कर रहा है तो उसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं होती है। तो उसमें बिना कांस्टेंट टर्म के वो इक्वेशन को लिखा जाता है। सो इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन ये होगा। ठीक। और दूसरे वर्ड में अब क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट टर्म नहीं होती है तो हम इसको d इक्वल टू 0 ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, मतलब उसकी वैल्यू होती है 0। उसके बाद नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। अभी तक हमने पूरे जनरल कंसेप्ट देखे। अब रिगार्डिंग वेक्टर पहला आ रहा है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। सो द फर्स्ट पार्ट इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। ये एक्चुअली हमारा 6th पार्ट है। ठीक। तो अगर मान लो मैं यहाँ फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ तुमको, अगर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, और यहाँ कोई प्लेन दिया है तुमको इस तरह से। ठीक। ये स्पेस में है प्लेन, और अगर इसको नॉर्मल रहने वाला वेक्टर, यूनिट वेक्टर अगर मैंने एन कैप से डिनोट कर लिया, ठीक, और ये प्लेन का जो ओरिजिन से डिस्टेंस है वो डिस्टेंस अगर p होगा तो इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म होगा वेक्टर r डॉट वेक्टर एन कैप इक्वल टू p। इसका इक्वेशन नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा? वेक्टर r डॉट वेक्टर एन कैप इक्वल टू p, वेयर p इज द डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन। और p क्या है इसमें? उस प्लेन का ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको डिनोट किया है p, और n कैप है यूनिट वेक्टर। उसके बाद अगर इसी का इक्वेशन अगर मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो इक्वेशन ऑफ प्लेन, क्योंकि देखो यहाँ यूनिट वेक्टर आया है, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ एक बार कि यूनिट वेक्टर हमेशा डायरेक्शन कोसाइन से बनता है और वेक्टर हमेशा डायरेक्शन रेशो से बनता है। तो क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर आया है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म जब लिखेंगे तो वो आएगा Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P। उसमें Lm N हो गए डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक। क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर n क्या है इसलिए Lm N आएगा। अगर यहाँ वेक्टर n रहेगा तो फिर ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू पी इस फॉर्म में इक्वेशन होगा। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। तो ये था उसका टाइप नंबर 6। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा प्रॉब्लम देख लेते हैं। सो उससे तुमको आइडिया थोड़ी और क्लियर हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ प्रॉब्लम देखता हूँ, क्वेश्चन फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3/√17 फ्रॉम ओरिजिन एंड नॉर्मल वेक्टर फ्रॉम द ओरिजिन इज, एंड जो नॉर्मल वेक्टर दिया है फ्रॉम ओरिजिन वो दिया है 3i माइनस 2j प्लस k। ठीक। अब नॉर्मल वेक्टर बोला है उसने, नॉर्मल यूनिट वेक्टर नहीं बोला है। इसका मतलब नॉर्मल वेक्टर अगर बोला है इसका मतलब देखो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन दिया है 3/√17 यानी p की वैल्यू है 3/√17, और नॉर्मल वेक्टर यानी वेक्टर n की वैल्यू दी गई है 3i माइनस 2j प्लस k। बट
मेरे पास जो प्लेन का इक्वेशन वो है वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन कैप इक्वल टू पी। तो मुझे वेक्टर का इक्वेशन ये फॉर्म में लिखना है तो मुझे एन कैप निकालना पड़ेगा। तो मेरे पास वेक्टर एन है तो पहले मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस -2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो इसका आंसर आ गया √14। उसके बाद एन कैप इक्वल टू आएगा वेक्टर एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एन, तो उसका आंसर आएगा 3i - 2j प्लस के और अपॉन में आ गया √14। ठीक, फिर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन होगा आर डॉट एन कैप इक्वल टू पी, सो दैट यूज यू आर डॉट एन कैप की वैल्यू है 3i - 2j प्लस के अपॉन √14 एंड दैट इज इक्वल टू आ गया 3/√17। सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन, जो कि नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर हम चाहे तो ये 14 को सेपरेट करके भी लिख सकते हैं, और सेपरेट करके लिखा तो यहाँ इक्वेशन हो जाएगा आर डॉट ब्रैकेट में आएगा 3/√14i - 2/√14j प्लस 1/√14k इक्वल टू आएगा 3/√17। तो ऑप्शन में ये पॉसिबली हो सकता है, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से वो जनरल प्रॉब्लम हमने एक कंसीडर किया है जो कि तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। देन नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द गिवन वेक्टर। Equation of a plane passing through a given point and perpendicular to a given vector। ठीक, तो ये है हमारा इसका टाइप नंबर 7। ठीक, तो अब जैसी क्वेश्चन मतलब स्टेटमेंट जो दिया है, अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये है जेड एक्सिस। यहाँ कहीं वो प्लेन होगा, ठीक, जो कि पॉइंट ए से पास हो रहा है, जिसका पोजीशन वेक्टर मैं कंसीडर करूँगा ए, और इसके ऊपर जो वेक्टर नॉर्मल है वो वेक्टर मैं डिनोट करूँगा एन से। ठीक, फिर इसी प्लेन पर अगर मैंने कोई और पॉइंट कंसीडर कर लिया, यहाँ मान लो मैंने ए कंसीडर किया है जिसका पोजीशन वेक्टर ए है, और इसी प्लेन पर मैंने कोई और वेक्टर पॉइंट कंसीडर कर लिया आर, उसका पोजीशन वेक्टर आर है। तो अगर पॉइंट ए और आर इस प्लेन में है और वेक्टर एन अगर ये प्लेन पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब वेक्टर एन जो है वो वेक्टर ए आर पर भी परपेंडिकुलर होगा। अगर वेक्टर एन वेक्टर ए आर पे परपेंडिकुलर होगा तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू आ जाएगा 0। फिर इसको पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू आएगा 0। फिर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आएगा आर डॉट एन माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन इक्वल टू 0। सो वेक्टर आर डॉट वेक्टर एन इक्वल टू वेक्टर ए डॉट एन। So that is the required equation of plane which pass through a given point A and perpendicular to the normal vector n। उसका इक्वेशन होगा वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n। अगर इसी इक्वेशन का अगर मुझे कार्टेशियन फॉर्म लिखना है, वेक्टर फॉर्म जिसमें वेक्टर इंक्लूड होता है और जहाँ पे एक्स वाई जेड वेरिएबल इंक्लूड होता है, उसे हम कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म। तो यहाँ हमें वो जो पॉइंट है ए, उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x1 y1 z1 कंसीडर कर लेता हूँ, और दूसरा जो पॉइंट है r, उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर मैं x y z कंसीडर कर लेता हूँ, ठीक, और वो जो नॉर्मल वेक्टर n है उसके डायरेक्शन रेशियोज अगर ए बी सी है, ठीक है ना, तो वेक्टर n के डायरेक्शन रेशियोज अगर मान लो a, b, c है,
पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट अगर मैंने x1 y1 z1 कंसीडर कर लिया, उसी तरह से पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट अगर मैं एक्स वाई जेड कंसीडर करता हूँ, तो इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन होगा a इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू ब्रैकेट z माइनस z1 एंड दैट इज इक्वल टू 0. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन अ कार्टेशियन फॉर्म. तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ अ प्लेन और ये हो गया उसका करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द प्लेन. तो इस पर बेस्ड भी एक प्रॉब्लम हम अभी देख लेंगे सो दैट यू विल गेट क्लियर आइडिया. एक ही क्वेश्चन में हम दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं. लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, फाइंड वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through point having position vector 3i minus 2j plus k and perpendicular to the vector 4i plus 3j plus 2k. हमें यहाँ पर प्लेन का इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में भी निकालना है, साथ ही साथ कार्टेशियन फॉर्म में भी निकालना है. अब ये जो प्लेन है वो जिस पॉइंट से पास हो रहा है उसका पोजीशन वेक्टर तुमको दिया है, मतलब ये वेक्टर ए की वैल्यू हो गई 3i माइनस 2j प्लस के, और वो प्लेन जिस वेक्टर को परपेंडिकुलर है वो रिप्रेजेंट करता है वेक्टर n की वैल्यू. सो दैट गिव्स यू 4i प्लस 3j प्लस 2k. ठीक, अब मुझे प्लेन का इक्वेशन पता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n. तो मैं यहाँ पर देयरफॉर वेक्टर a डॉट वेक्टर n निकालता हूँ. तो ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो 3 इंटू 4 हो जाएगा 12 माइनस यहाँ आएगा 6 प्लस यहाँ आ जाएगा 2. तो वेक्टर a डॉट वेक्टर n की वैल्यू 14 माइनस 6, सो दैट गिव्स यू 8. वेक्टर a डॉट वेक्टर n की वैल्यू 8 हो गई. फिर आगे इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म में वेक्टर r डॉट वेक्टर n इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर n. सो वेक्टर r डॉट n के जगह वेक्टर n पुट करना पड़ेगा, दैट इज 4i प्लस 3j प्लस 2k इक्वल टू a डॉट n का आंसर है 8. सो दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म. अगर इसी इक्वेशन को मुझे कार्टेशियन फॉर्म में भी लिखना है तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन है a इंटू ब्रैकेट एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी इंटू ब्रैकेट वाई माइनस वाई वन प्लस सी इंटू ब्रैकेट जेड माइनस जेड वन इक्वल टू 0. इसमें ए बी सी जो होता है वो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल होते हैं. तो ये जो नॉर्मल वेक्टर है इसमें आई जे के जो कोएफिशिएंट है दैट गिव्स यू द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी. ठीक, और ये जो x1 y1 z1 ये जो पॉइंट होता है ये वेक्टर a से प्रेजेंट होता है. तो यहाँ पर जो पॉइंट x1 y1 z1 है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3 माइनस 2 1. अब मेरे पास x1 y1 z1 प्रेजेंट है, मेरे पास a b c प्रेजेंट है. इक्वेशन सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर लेते हैं. तो यू विल गेट 4 इंटू ब्रैकेट x माइनस 3 प्लस 3 इंटू ब्रैकेट y प्लस 2 because minus of minus 2 plus 2 plus 2 into bracket z minus 1 equal to 0. So that gives you 4x minus 12 plus 3y plus 6 plus 2z minus 2 equal to 0. तो इक्वेशन आ गया 4x plus 3y plus 2z और इसको सॉल्व करने पर फिर आंसर आएगा -8 that is equal to 0. So this is the equation of that same plane in a Cartesian form. तो इस तरह से प्लेन का इक्वेशन हम वेक्टर फॉर्म और कार्टेशियन फॉर्म दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं. ठीक, क्वेश्चन क्या था फिर से एक बार देखो. हमें वेक्टर का इक्वेशन प्लेन का इक्वेशन वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में फाइंड आउट करना है. कैसा प्लेन? ऐसा प्लेन जो पॉइंट किसी पॉइंट से पास हो रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर है 3i माइनस 2j प्लस के, मतलब वो पॉइंट हो गया 3 माइनस 2 1. इसीलिए मैंने यहाँ पर
x1 y1 z1 की वैल्यू 3 -2 1 ले लिया, और वो प्लेन जिस वेक्टर पे परपेंडिकुलर है वो है 4i + 3j + 2k, तो वेक्टर n की वैल्यू होगी। और वेक्टर n की जो वैल्यू होती है, मतलब नॉर्मल वेक्टर जो होता है उसमें जो i j k के कोएफिशिएंट होते हैं वही a b c की वैल्यू रिप्रेजेंट करते हैं। तो फिर बाद में इतने इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन इस तरह से लिखा और कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन इस तरह से हमने लिखा हुआ है।